नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी है। उन्होंने बताया कि पहले साल में एक बार बोर्ड की बैठक होती थी। पिछले 4 साल में हम बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 2 बैठक करते हैं। पहली बैठक जनवरी में, दूसरी मई में होती है। आज की बैठक में 320 योजनाओं का लक्ष्य रखा गया था, जिन्हें मंजूरी दे दी गई। इन सभी योजनाओं पर 494 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बार विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि बाढ़ के पानी को रीयूज कैसे किया जा सकता है। इस पर स्कीम बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए 221 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। आज जो हमारा फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट बोर्ड जो है, उस बोर्ड की 53वीं मीटिंग थी और इस 53वीं मीटिंग में इस अगले वर्ष में जो भी कुछ बाढ़ को नियंत्रण करने की दृष्टि से या सूखा राहत की दृष्टि से जो योजनाएं बनती हैं, उनको आज फाइनल रूप दिया गया है। पहले कभी वर्ष में केवल एक मीटिंग मई के महीने में होती थी, लेकिन पिछले 4 वर्ष से हमने इसमें परिवर्तन करके 2 मीटिंग्स करने का प्रावधान किया कि एक जनवरी में होगी, दूसरी मई में होगी, ताकि जो प्रोजेक्ट्स जनवरी में विचार किए जाए उसकी समीक्षा दोबारा वर्षा काल से पहले मई में फिर से कर दी जाए। आज की इस मीटिंग में प्रदेश के अंदर बोर्ड के द्वारा कुल 320 नई योजनाओं को रखा था और बोर्ड में उन सबको पास कर दिया। 494 करोड़ की ये सब योजनाएं होंगी। एक योजना पानीपत की पहले रिजेक्ट की गई थी, छोटी योजना थी, लेकिन बाद में वो कोई एक विवाद था, उसको समाप्त होने के बाद आज उसको भी जोड़ दिया गया। मात्र वो 16 लाख रुपए की एक योजना थी। इस बार विशेष ध्यान ये रखा गया है कि जो पानी हम पहले ड्रेन आउट करते थे और बाढ़ आदि की सुरक्षा की दृष्टि से के लिए, इस बार उसको पानी को दोबारा से उपयोग करने के लिए रीयूज करने की जो स्कीमें हैं, उसको भी विशेष बल दिया गया, ताकि जिस पानी को हम ड्रेन आउट करते हैं वो पानी हमारा ऐसा सूखा क्षेत्र, खास करके भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, जिन जिलों में इस पानी को वर्षा के दिनों में भी तालाब और जितने भी वहाँ ड्रेन्स और खेत खाली पड़े हैं उसके अंदर डाल करके रिचार्जिंग के नाते से उपयोग किया जा सकता है। इसकी 221 करोड़ रुपए की ये योजनाएं इस बार अलग से बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 2021 का ये जो वर्ष गया है, इस वर्ष में वर्षा के दिनों में पहली बार यमुना के क्षेत्र में कोई बाढ़ नहीं आई है, वरना यमुना का क्षेत्र भी बाढ़ के द्वारा प्रभावित होता था, लेकिन सब योजनाएं पिछले वर्ष जो बनाई गई थी उसका उपयोग हुआ। वहीं सीएम ने कहा कि सोनीपत, रोहतक, झज्जर जैसे कई जिलों में पानी की भरने से हुई खराब फसलों का आकलन किया गया है और 650 करोड़ रुपए का मुआवजे का आकलन हुआ है, जो जल्द जारी किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि 1 लाख एकड़ जमीन में जहां कृषि योग्य भूमि में पानी भरा हुआ है, उसके लिए एक पोर्टल पर आवेदन के लिए फैसला किया गया है, जिससे किसानों की वो भूमि कृषि योग्य होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हिसार और बरवाला में जन स्वास्थ्य विभाग की 2 योजनाओं को भी मंजूरी दी है। भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार और सोनीपत जैसे जिलों में भारी बारिश के कारण से निचले इलाकों के अंदर पानी रुका, काफी खड़ा हुआ, जिसके कारण से फसलों को नुकसान भी हुआ। बहुत एरिया ऐसा था जिसमें फसल की बुआई भी नहीं हो सकी, तो उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो आकलन किया है सब गिरदावरी वगैरह करके, तो इस बार लगभग 650 करोड़ रुपए का ये मुआवजा दिया गया है, देना है अभी। हाँ, 650 करोड़ का अनुमान ये बना है, तो ये मुआवजा हमने अभी बांटना है। लेकिन इस मुआवजे को देखते हुए जो हर बार पानी जहाँ रुकता है, खड़ा होता है, वहाँ पर योजनाएं बनाई जाएं पानी की निकासी की, और बाढ़ वहाँ ना आए, तो उसके लिए जो विशेष बल दिया जा रहा है पिछले 2 साल का 3 साल का अध्ययन ये है कि हम जहाँ कहीं योजनाएं पूरी बना लेते हैं, बाढ़ जहाँ नहीं आती है, उसके कारण से हमारा जो
जो खराबा है वो कम होता है, जिसके कारण से जो मुआवजा जो राशि बचती है उसको हम इन प्रोजेक्ट्स पर लगाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स को लगाने का लाभ हमको ज़्यादा मिलता है। इसलिए अगले वर्ष में हम इस बजट को और ज़्यादा बढ़ा करके ऐसी योजनाओं को बनाएंगे ताकि पानी की रिचार्जिंग है, पानी की ड्रेन आउट करने की बात है, कई बांध बनाने हैं, इस पानी को जो वाटर लॉगिंग होती है उसको कैसे हम कर सकें। 1 लाख एकड़ भूमि का सुधार, वाटर लॉगिंग का समाप्त हो, ऐसे हमारी अगले वर्ष की एक योजना जो पहले हम घोषणा कर चुके हैं, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है कि जो किसान अपनी इस खराब जमीन को ठीक करने के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी भागीदारी के साथ थोड़ा 20% का राशि उनसे भी हम लेंगे, 80% राशि सरकार खर्च करेगी और उस जमीन को ठीक करेंगे ताकि वो जमीन की पैदावार साल में 2 बार अपनी कर सके और उसका वो लाभ कमा सके। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ की 2 योजनाएं, बरवाड़ा हिसार की एक योजना और एक अम्बाला की योजना, शहरों के अंदर जो पानी भरता है उस पानी की रोकथाम के लिए, और उन्होंने 2 योजनाएं बनाई हैं। 45 करोड़ की लागत उसकी आई है, उसको भी मंजूर किया गया है। तो इस प्रकार से आज ये इस बैठक का मसौदा है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के बजट को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। हरियाणा का बजट एक अच्छा बजट होगा। देखिए, पीछे एक प्री बजट मीटिंग केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ हमारी हुई है। बहुत से विषय, बहुत से सुझाव हमने दिए हैं, लेकिन बजट तो जब बन जाता है, जब कोई चीज़ घोषणा होती है, तभी उसको फाइनल मानना चाहिए। हमने अपनी ओर से बजट को कैसे बढ़िया बनाया जाए, कैसे उसमें किस किस विभाग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, और हमने 5,000 करोड़ रुपया हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से और मिलना चाहिए। खास करके एनसीआर एरिया के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे बन रहे हैं, हमने मांग रखी है। अब केंद्रीय बजट जब घोषित होगा तब उसमें से पता लगेगा। हमने भी अपनी बजट की तैयारी, क्योंकि जनवरी फरवरी के अंदर 2 महीने ऐसे होते हैं जो बजट की तैयारी करनी होती है, उसका हम विधायकों को पत्र भी लिख रहे हैं, सांसदों को भी पत्र लिख रहे हैं कि कोई उनके अगर उत्तर हमको यानी सुझाव मिलेंगे, उन सुझाव को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और निश्चित ही एक अच्छा बजट अगली बार हम लेकर के आएंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जहां सीएम ने 6 प्रमुख विभागों की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर समीक्षा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को सभी परियोजना का PERT चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि परियोजनाओं को गति मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बनाए जा रहे मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के निर्माण में गति लाने की समीक्षा करने के लिए अलग अलग मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने नर्सिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने और नर्सिंग कॉलेज की मैपिंग करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नर्सिंग में नैतिकता और ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी समझने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं रेनीवेल परियोजना की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। देखिए, अभी जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, सभी विभागों के लगभग 100 के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 100 करोड़ रुपए से बड़ी राशि के प्रोजेक्ट हैं। अभी हर एक विभाग ने अपनी दी नहीं है जानकारी, लेकिन ये प्रोजेक्ट 100 से ऊपर ही होंगे। आज उसमें से 22 प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने जो है उसका रिव्यू किया है। उसमें मेडिकल कॉलेजेस भी थे, उसमें पब्लिक हेल्थ की कुछ योजनाएं थी, उसमें शिक्षा विभाग की योजनाएं थी, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की योजनाएं थी। अलग अलग 6 विभागों की योजनाओं के ऊपर हमने समीक्षा की है और आगे आने वाले समय में टाइम बाउंड तरीके से वो काम पूरे हों, ऐसा सबको निर्देश दिया गया है। कोई व्यवधान, कोई कठिनाई उसमें है तो उसकी भी जानकारी ली गई है, ताकि कई बार आपस में विभागों का, 2-3 विभागों का मिल करके कोऑर्डिनेशन में जो कमी रहती है उसको दूर करने के लिए कहा गया है। और इसी प्रकार से हर महीने इन बड़ी योजनाओं के ऊपर समीक्षा की जाएगी ताकि इसमें गति दी जा सके। कारण 2 वर्ष पिछले जो कोविड के निकले हैं, इसके कारण से भी योजनाओं में देरी हुई है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये कोविड वाला विषय अब समाप्त होगा तो इसमें गति आएगी और सब प्रोजेक्ट्स आगे निश्चित समय पर पूरे होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के दिन राजपथ पर चलने वाली झांकियों में हरियाणा राज्य की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन करती दिखाई देगी। हरियाणा खेलों में नंबर 1 की थीम पर तैयार हरियाणा राज्य की झांकी पर सवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की मौजूदगी इसे दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनाएगी।
दो हिस्सों में बनी हरियाणा की झांकी के अगले हिस्से में घोड़े और शंख होंगे। झांकी के दूसरे हिस्से को 4 भागों में बांटा गया है। पीछे के 2 हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हरियाणा के 10 ख्याति प्राप्त खिलाड़ी खड़े होंगे। झांकी के अंतिम हिस्से पर भाला फेंकने की मुद्रा में ओलंपियन नीरज चोपड़ा की आत्मकद प्रकृति होगी। झांकी के दोनों ओर हाई रिलीफ में हरियाणा के चुनिंदा खिलाड़ियों जैसे बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, शूटिंग, डिस्क थ्रो और हॉकी के खिलाड़ियों की गतिविधियों को उकेरा गया है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में हरियाणा की झांकी शामिल किए जाने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हरियाणा की झांकी 5 साल के बाद गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी। इस बार हरियाणा की झांकी खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर चयन की गई है और ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी झांकी में रहेंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी हरियाणा की झांकी इस बार 5 साल के बाद, शायद पिछली 2017 में एक झांकी निकली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के स्वीकृत हुई थी। और चयन जो समिति होती है वो हर बार प्रदेशों की झांकियों का थीम ये स्वीकार करते हैं, तब परमिशन मिलती है। इस बार मुझे खुशी है कि हमारी हरियाणा की झांकी 26 जनवरी के इस प्रदर्शन में शामिल होगी, जिसमें हरियाणा का जो खेलों में प्रदर्शन है, एक अच्छा प्रदर्शन हमने किया है, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो। उसके कारण से सभी खिलाड़ी उस झांकी में रहेंगे और न केवल देश को बल्कि दुनिया को जो हम बताना चाहते हैं कि हरियाणा जो है वो खेलों का हब है और खेलों के कारण से इतना बड़ा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका 26 जनवरी जैसे उत्सव के ऊपर हमारा एक प्रदर्शन हो, तो इसमें हरियाणा वासी बहुत प्रसन्न है, खुश हैं और एक अच्छा मौका हमको ये मिला है इस बार। तो बजरंग पुनिया कुश्ती कांस्य पदक ओलंपिक 2020, रानी रामपाल कप्तान महिला हॉकी टीम चतुर्थ स्थान ओलंपिक 2020, योगेश्वर दत्त कुश्ती कांस्य पदक ओलंपिक 2012, ममता खरब हॉकी पूर्व कप्तान महिला हॉकी टीम अर्जुन अवार्डी, सुमित अंतिल पैरा एथलीट स्वर्ण पदक, दीपक पूनिया कुश्ती चतुर्थ स्थान ओलंपिक 2020, हरविंदर पैरा आर्चरी कांस्य पदक पैरा ओलंपिक 2020, योगेश पैरा एथलीट रजत पदक ओलंपिक 2020, रामपाल पैरा एथलीट प्रतिभागी पैरा ओलंपिक 2020, रंजीत पैरा एथलीट प्रतिभागी पैरा ओलंपिक 2020, डॉक्टर कुलदीप सैनी प्रतिनिधि हरियाणा सरकार, अतिरिक्त निदेशक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग। तो वहीं गणतंत्र दिवस 2022 हरियाणा के लिए खास साबित होने वाला है, क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह के दिन राजपथ पर चलने वाली झांकियों में हरियाणा राज्य की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। ऐसे में हरियाणा की झांकी को लेकर तमाम तैयारियों पर जनता टीवी ने झांकी को लेकर बनाए गए नोडल अधिकारी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप सैनी से खास बातचीत की। देखिए। गणतंत्र दिवस 2022 में इस बार खास होने वाला है, चूंकि हरियाणा की एक झांकी देश में जो राजपथ के ऊपर परेड होगी उसमें शामिल होने जा रही है। और इस झांकी में क्या खास रहेगा और इसको लेकर क्या तैयारी की गई है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के जनसंपर्क एवं सूचना कार्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर और इस पूरे आयोजन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए डॉक्टर कुलदीप सैनी मौजूद हैं। सैनी साहब, हरियाणा के लिए गौरव का क्षण होगा 26 जनवरी को जो परेड होने जा रही है, इसमें हरियाणा की झांकी हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक तरीके से सम्मान देने वाली है। और क्या खास रहेगा, किस तरीके से इस बार हरियाणा की झांकी हरियाणा के युवाओं के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, पूरे देश के लिए एक सम्मान के तौर पर सामने आने वाली है? निश्चित रूप से ये बहुत ही गर्व का विषय है कि इस बार 5 साल के बाद हरियाणा की झांकी राजपथ पर चलेगी। ओलंपिक 2020 में हरियाणा ने बहुत शानदार काम किया है खेलों में, ज़्यादातर मेडल हरियाणा के थे, इसीलिए ये झांकी जो है वो खेलों को समर्पित है। हरियाणा खेलों में नंबर 1 विषय पर यह बनाई गई है और जितनी झांकियां जा रही हैं इस बार राजपथ पर, जितनी झांकियां चलेंगी, कुल 12 स्टेट का सिलेक्शन इस बार हुआ था झांकियों के लिए, जिनमें से हरियाणा एक है। हमारे वाली एक झांकी एकमात्र ऐसी झांकी है जो लाइव झांकी होगी। इस झांकी में के 2 हिस्से हैं। अगले हिस्से में ये रथ के रूप में होगी, अगले हिस्से में शंख है, घोड़े हैं।
पिछला जो हिस्सा है उसे भी हमने 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से पर 2 जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी लाइव कुश्ती का डेमो देंगे और उससे अगले जो हिस्से 3 हिस्से हैं उन हिस्सों में सभी हमारे सम्मानित खिलाड़ी खड़े होंगे। नीरज चोपड़ा जी चूँकि बाहर ट्रेनिंग पे हैं, विदेश में हैं, उनकी आदमकद प्रतिकृति उसमें लगाई गई है। बाकी सारे खिलाड़ी लाइव होंगे और वो सारे बड़े ओलंपियंस हैं जो अभी जीत करके आए हैं। तो आपने कहा कि लाइव एक तरीके से झांकी हरियाणा की होगी। लाइव झांकी का तात्पर्य यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खिलाड़ियों ने इस बार टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके से परफॉर्म किया है, वो सारे खिलाड़ी एक झांकी के ऊपर रहेंगे और साथ ही पूरा एक तरीके से इस तरीके का दिखाया जाएगा कि ये जो देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं, ये उस दिन राजपथ पर पूरे देश के सामने होंगे। निश्चित रूप से 10 ओलंपियंस इसमें होंगे और हमने कोशिश ये की थी कि वर्तमान ओलंपियन और जो पहले के बड़े चेहरे हैं वो इसमें शामिल हों। तो इन 10 खिलाड़ियों में 5 खिलाड़ी 5 ओलंपियंस हैं और 5 पैरा ओलंपियंस हैं। पैरा ओलंपियंस वही हैं जो अभी मेडल जीत करके आए हैं, ओलंपियंस भी वही हैं। पुराने जो खिलाड़ी हैं, पूर्व ओलंपियंस में जो हैं वो योगेश्वर दत्त जी हैं, ममता खरब जी हैं। ये खिलाड़ी का चयन इसीलिए हुआ था कि ताकि युवा, पूरे देश का युवा इस बात से प्रेरणा लें कि खेलों में अगर आप मेहनत करोगे और देश के लिए मेडल लेकर के आओगे तो इस तरह का सम्मान मिलता है, जो बहुत बड़ा सम्मान है। राजपथ पर चलना बहुत बड़ा सम्मान है जो इन खिलाड़ियों को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आप पिछले कई दिनों से लगातार जो ये राजपथ पर जो झांकी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में होगी, उसको लेकर जो एक तरह से पूरा जो काम चला है उसमें आप मौजूद रहे हैं। तो रिहर्सल हुई है, अभी रिहर्सल में आपने जो पूरी जो झांकी जब सामने आई तो एक तरीके से पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, सभी तरह से हर जगह से जो इसमें जरूरत होनी चाहिए वो सारा काम पूरा हो चुका है। लगभग तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। रिहर्सल के बाद थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग है वो करनी होती है और वो सभी झांकियों में ऐसा ही होता है। आज शाम तक वो सारी झांकी पूर्ण हो जाएगी क्योंकि कल फिर शाम को जो है झांकियां पुनः राजपथ पर चली जाएंगी। डॉक्टर साहब, हरियाणा सरकार के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए आप कितना इसको गौरवमयी पल मानते हैं? चूंकि 2017 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब जो थीम था उस पर एक झांकी राजपथ पर हरियाणा की थी। एक बार फिर करीब 5 साल के बाद जो हरियाणा खेलों में नंबर 1 की जिस तरीके की हरियाणा की परिभाषा है, उसको एक बार फिर जो है वो राजपथ पर खिलाड़ी हरियाणा के पूरे देश के सामने आने वाले हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय है हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, कि एक बहुत बड़े विषय पर झांकी राजपथ पर चलेगी और मैं सभी प्रदेशवासियों का आह्वान करूंगा कि वो स्वयं इस गौरव के क्षण को महसूस करें, इस झांकी को राजपथ पर चलता हुआ जरूर देखें। हरियाणा के जो सरकार हैं या हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या हरियाणा का जो सूचना एवं कार्य विभाग है जिसके जिम्मेदारी के तौर पर ये पूरी झांकी का आयोजन जब होना है उसकी जिम्मेदारी थी, आप क्या कहेंगे? इसमें पूरा एक तरह से गंभीरता रही है सरकार की और तमाम जो है वो इससे जुड़े लोगों की? सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हुआ है और विभाग ने पूरी तन्मयता से हमारे महानिदेशक श्री अमित अग्रवाल जी की रहनुमाई में, उनकी देखरेख में ये झांकी यहाँ तक पहुँची है और वो स्वयं लगभग आधी से ज़्यादा बैठकों में उपस्थित हुए थे। इस झांकी के सिलेक्शन को लेकर के वो स्वयं बहुत सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बहुत गंभीरता से इस झांकी को सम्मिलित करवाने के लिए प्रयास किया है। तो अब कुछ घंटे बाकी हैं एक तरह से और आप जो है वो झांकी के लिए नोडल अधिकारी के तौर पर, आप अफसर के तौर पर आप उस पूरी कार्यवाही में शामिल रहे हैं। तो क्या महसूस हो रहा है कि अब कुछ घंटों के बाद जब वो चीज़ें होंगी 26 जनवरी की परेड में, तो किस तरीके की जो है एक अंदर से खुशी होती है, एक अंदर किस तरीके का एक उत्साहपन है? बहुत ज़्यादा उत्साहपन है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। बचपन से लेकर के अब तक राजपथ पर चलती हुई झांकियों को देखते आए हैं। अब इस बार जो है 26 जनवरी को उस झांकी में स्वयं शामिल होकर के राजपथ पर चलेंगे, तो ये ऐसा विषय है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। बहुत सम्मान की बात है। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए आपको। हमारे साथ हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क कार्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर और गणतंत्र दिवस को लेकर जो हरियाणा की झांकी का चयन हुआ है उसके नोडल अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सैनी मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि इस बार 26 जनवरी
गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें हरियाणा की झांकी खेलों के थीम पर जो चयन हुई है वो पूरे देश के लिए एक गौरव का क्षण होगी, क्योंकि राजपथ के ऊपर चलना और उसका जब पूरा देश देखता है तो एक बड़ा जो है वो अवसर होता है, और वो इस बार हरियाणा को मिला है। 2017 में इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पर हरियाणा की झांकी का चयन हुआ था, और अब 5 साल के बाद हरियाणा के जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है वो खिलाड़ी सीधा एक तरह से लाइव झांकी के तौर पर हरियाणा की झांकी जो है वो गणतंत्र दिवस के परेड में रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो वहीं रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के राज्य सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और मुख्य राज्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है और उनके योगदान को याद करते हुए सूचना आयोग भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के साथ स्थापना पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रधानमंत्री के इस प्रयास से नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। सूचना आयोग भवन इसका जो शिलान्यास किया है और इस सारे कार्यक्रम के माध्यम से सूचना आयोग के भी हमारे जो सदस्य हैं उन सबको बधाई देता हूं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने सहमति दी है कि आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का दिन है, तो इस भवन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही ये रखा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जिस प्रकार से यानी आज हम देखते हैं, उनका इतना बड़ा योगदान देश की स्वतंत्रता में यानी आज़ादी में जो था, पिछली सरकारों ने कभी भी उनको मान्यता नहीं दी, उनके स्थान को कभी इतना आगे बढ़ाया नहीं। मैं बधाई देता हूं वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विचार करके और एक महत्वपूर्ण स्थान इंडिया गेट के ऊपर और जो नेताजी की प्रतिमा का लगा करके और उन्होंने किया है। इससे उनके जीवन से हमको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। और विपक्ष को तो बल्कि आज पछतावा होना चाहिए इस बात का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जितना आगे बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा पाए। और आज उनको नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए और उनको शुभकामना देनी चाहिए कि इस प्रकार के काम में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यानी प्रतिमा लगा करके वहाँ और देश की जनता के सामने एक अच्छा काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को पंचकुला में युवा उद्यमी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत मोरनी के युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स और होम स्टे में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश और समाज को सही दिशा में ले जाने की सोच को विकसित करने वाली उम्र भी युवा अवस्था में ही होती है और आज जो ट्रेनिंग शुरू की गई है उससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, जिस पर 2 करोड़ रुपए तक का खर्च सरकार वहन करेगी। मोरनी के अलावा कलेसर, अरावली को ढोसी की पहाड़ी व मेवात क्षेत्र के युवाओं को भी प्रशिक्षण देंगे और हम जॉब स्वीकार की बजाय जॉब गिवर बनेंगे। मैंने घोषणा की थी कि मोरनी क्षेत्र में हम एडवेंचरस खेलों को शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे उस समय कोई कल्पना नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ी या तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं या फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, मोरनी से शुरू होती हैं, कालेसर तक चली जाती हैं। इनका उपयोग किया जाए। और जब मोरनी क्षेत्र में जाना हुआ तो टिकरताल झील, इस झील का आज मुआयना किया, लगा कि बहुत बड़ा स्कोप है। तब उन्होंने जाकर के वहाँ जितने भी कार्यक्रम थे उनको स्वयं मैंने अनुभव भी किया, उन कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया और उसके लिए ट्रेनिंग कराई जाए, पर्यटकों को उसमें यानी लाया जाए, चाहे उसके अंदर पैराग्लाइडिंग थी या पैरासेलिंग है, वाटर स्पोर्ट्स हैं, यानी ट्रैकिंग के भी कार्यक्रम बनाया जाए, जंगल कैंप्स लगाया जाए, ऐसी योजना बनाई। तो उसमें से आया कि लोग आएंगे तो रहेंगे कहां, तब उसी से विचार निकला होम स्टे पॉलिसी ये बननी चाहिए। तो होम स्टे पॉलिसी उसी समय बनी और उसका लाभ लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। आज हमारे माध्यम से, क्योंकि ये जो विद्यार्थियों को जिनकी ट्रेनिंग दी गई थी, इनकी पहले इसी प्रकार की ट्रेनिंग बताई जाती है कि मनाली में करवाया करते थे
अब वहां कौन लोग नहीं होता था, लेकिन आज जिस प्रकार की आपकी ट्रेनिंग की गई है और मुझे जो हमारे अधिकारियों ने और जिन्होंने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है, हमारे संदीप सिंह जी मंत्री ने सबने जो बताया कि भी ये सब नौजवान ये मोरनी क्षेत्र के ही हैं, सामान्य परिवारों के हैं, किसान परिवारों के हैं। ये होम स्टे पॉलिसी को भी लागू कराएंगे और इस स्पोर्ट्स के माध्यम से टूरिज्म को भी बढ़ाएंगे, इनको आमदन भी होगी। तो बहुत बड़ा ये काम ये करने के लिए हमारे इस मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स ने ये शुरू किया है। इस वर्ष में हरियाणा के 1000 नौजवानों को, बच्चों को प्रशिक्षण देंगे और इसके लिए ये जो सोसाइटी है हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, एक अकादमी बनी हुई है, उसको इस ट्रेनिंग के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्च ये भी आज इनको अलाउ किया जाता है कि उसके लिए खर्च करेंगे। और केवल मोरनी नहीं, ऐसे हमारे पास बहुत स्थान है हरियाणा में जहाँ झील भी है, पानी भी है, पहाड़ी भी है, जिसके अंदर मोरनी तो है ही है। कलेसर एक बहुत अच्छा स्थान है इसके लिए। इसी प्रकार ढोसी पहाड़ नारनौल का, मैं स्वयं उसके ऊपर होके आया हूँ, बहुत अच्छा पर्वत है ऐसे सब खेलों को करने के लिए। फिर तो फिलहाल जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।